अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 4 नवंबर है और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जंग से जुड़ी 12 बड़ी खबरें लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जहां कुछ अहम खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। यमन से इजराइल तक हर कोने में बढ़ती हलचल और कड़े फैसलों पर एक नज़र डालेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। जानिए आज की सबसे बड़ी सुर्खियां। इजरायली जहाजों पर यमन का शिकंजा कसा रहेगा, बाल बाल बचे नेतन्याहू के इराक का जवाबी हमला के गजा में इजरायली बर्बरता से पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां यमनी सशस्त्र बलों का बड़ा ऐलान किया गया है। यमनी सशस्त्र बलों ने ऐलान किया कि जायूनी हुकूमत से जुड़े शिपिंग कंपनियों के शेयरों की मुंतकली या बिक्री का यमन के सजाई इक़दामात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने बयान देकर कहा कि यमनी अफवाज हर इजरायली मंसूबा जहाज को रेड सी और इसके इर्द गिर्द निशाना बनाएंगे, चाहे वे अपनी ताल्लुकात को तल अबीब हुकूमत से छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। सारी ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल से मंसूबा कई कंपनियां इजरायली ताल्लुकात को छुपाकर और सजाई इक़दामात से बचाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते पर अपना रही है। उन्होंने खबरदार किया कि इन कंपनियों या जहाज़ों के साथ कोई भी ताअमल करने वाली जमात यमनी अफवाज के इलाकाए ऑपरेशन में दाखिल होने से मना की जाती है और ऐसी हरकतों पर सजा का सामना करना पड़ेगा। सारी ने यह भी कहा कि जहाज़ों की मिल्कियत या परचम में तब्दीली भी उन्हें यमन के कार्रवाइयों से नहीं बचा सकेंगी। गजा पट्टी और लेबनान पर जायूनी हुकूमत के हमले खत्म होने तक यमनी सशस्त्र बल दुश्मन का समुद्री नाकाबंदी जारी रखेगा। इजराइल या मंसूबा मकबूजा इलाकों के लिए रवाना होने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखेगा, वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाल बाल बचा नेतन्याहू। 3 नवंबर को इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट की कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक मेटुल्ला का दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि उनकी तयशुदा आमाद से सिर्फ 20 मिनट पहले एक ड्रोन धमाका ठीक उसी जगह पर हुआ। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कैबिनेट ने एहतियाती कदम उठाते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों की सिफारिश पर अपनी बैठकें जमीन के नीचे बनाए गए महफूज मकामात पर करना शुरू कर दिया है। बिल के अंदर घुस चुका है नेतन्याहू। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने हाल ही में यह ऐलान किया कि हुकूमती बैठकों का कोई मुकर्रर मकाम या वक्त नहीं होगा। येद्यूत एर्नोत की रिपोर्ट के मुताबिक यह तब्दीली मिड अक्टूबर में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद आई है, जो नेतन्याहू के कैसरिया स्थित घर पर हुआ था। इस हमले के बाद कैबिनेट की बैठक वजीर आजम के दफ्तर मकबूजा अल कुदूस और तेल अवीव में इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स के हेडक्वार्टर से हटाकर महफूज मकामात में मुंतकिल कर दी गई थी। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का बड़ा ऐलान। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ऐलान किया है कि उसने मकबूजा शुमाली इलाकों में एक अहम इजरायली निशाने पर ड्रोन हमला किया है। सोमवार को अलमायदीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस के मजहमती गुटों ने फलस्तीनी और लेबनानी अवाम के हक में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह सोमवार को इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा एक मकबूजा इलाके पर दूसरा ड्रोन हमला था। हालिया हफ्तों में इराकी मजम्मत ने इजराइल के अहम मकामात को निशाना बनाया है, जिसमें मंसूबा जनबी हिस्से में वाक़े बंदरगाह शहर एलात भी शामिल है। पिछले महीने के आखिर में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गोलान हाइट्स में एक इजरायली फौजी अड्डे पर हमला किया, जिसमें 25 इजरायली फौजी जख्मी हुए। पहले भी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक में चेतावनी दी थी कि अगर गजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी रहे तो वो मकबूजा इलाकों में इजरायली टारगेट्स के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को लगातार बढ़ा देगा। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। याहिया अल सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। हमास के मजम्मत
पेशवा याहिया अल सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम होता है कि अपनी शहादत से पहले उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। गजा पट्टी में इजरायली अफवाज के हाथों कत्ल किए जाने के बाद इजरायली डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद यह नतीजा निकाला कि याहिया अल सिनवार 3 दिन तक भूख से मुतासिर रहे थे। समा न्यूज एजेंसी के हवाले से इरना की सोमवार की रिपोर्ट में यह बताया गया कि उनकी शहादत से पहले वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए मुकाबला करते रहे और 18 घंटे तक मुकाबला किया। वहीं 5वीं खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा में नरसंहार जारी है। गजा के वजारत सेहत ने गजा में नरसंहार के 395 दिन तस्दीक की कि इजरायली कब्जा अफवाज ने सिर्फ 24 घंटे में गजा पट्टी में 3 खूनखार वाकयात को अंजाम दिया है, जिनमें 33 अफराद शहीद हुए हैं और 156 जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत की रोजाना रिपोर्ट में ऐलान किया गया कि जारी इजरायली हमलों में अब तक शहीदों की तादाद 43,374 तक पहुंच गई है और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक घायलों की संख्या 1,02,261 पहुंच चुकी है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देर देवान कस्बे पर इजराइल का हमला जारी है। इजरायली आबादकारों ने सोमवार सुबह मकबूजा पश्चिम किनारे के मशरकी इलाकों में अल बिरहा शहर और देर दिब्बान कस्बे पर हमला कर कई फलस्तीनी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई आबादकारों ने अल बिरहा के सनती इलाके पर हमला किया और कई गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए फौरन पहुंची, लेकिन तब तक कम से कम 20 गाड़ियां जल चुकी थी। इसके अलावा यह भी रिपोर्ट किया गया कि आबादकारों ने फिजा में और सिविल डिफेंस की गाड़ियों की जानिब फायरिंग भी की है जब वो आग बुझाने पहुंचे। इसके बाद आबादकार वहां से भाग गए। एक फलस्तीनी शहरी ने यह बताया कि यह पहला मौका नहीं है जब आबादकारों ने अल बिरहा के सनती इलाके पर हमला किया हो। देर दिब्बान कस्बे में भी आबादकारों ने एक गाड़ी को आग के हवाले किया है और एक दीवार पर नफरती नारे लिख दिए गए हैं, जो वहां के शहरी ही अब अपनी गुंडई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के हमले। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान हिजबुल्लाह ने सोमवार को अपने फौजी ऑपरेशन को जारी रखते हुए लेबनान का दिफा किया और गजा और उसकी मजहमत के मुजाहिद अवाम का साथ दिया। गजा और लेबनान पर जारी इसराइली हमलों के दरमियान हिजबुल्लाह ने कई कार्रवाइयां भी की हैं, जिसमें इजरायली फौजी अड्डों, आबादियों और फौजी ठिकानों पर सरहद और मकबूजा इलाकों में गहरे तक हमले किए हैं। खासकर मकबूजा शुमाल में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने सोमवार की रात 12:05 पर अपना पहला हमला किया, जिसमें मकबूजा गोलान हाइट्स के एलेट हशहर आबादी को बड़ी तादाद में रॉकेट से निशाना बनाया गया। यह हमला मकबूजा शुमाल के कई इजरायली आबादियों को दी गई धमकियों का एक हिस्सा था। इसी सिलसिले में शाल, हज़ोर और डॉल्टन आबादियों पर भी आधी रात को 7 मिनट बाद मिसाइल हमले किए गए। फिर सुबह 11:45 पर नहरिया पर एक बड़े रॉकेट से हमला किया गया। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने मेरॉन अड्डे पर भी हवाई निगरानी यूनिट में एक बड़े रॉकेट से हमला किया। फिर ठीक सुबह 9 बजे मेरॉन एयर सर्विस लैंड बेस पर भी बड़े पैमाने पर रॉकेट से हमला किया गया। वहीं सोमवार की सुबह के शुरुआती घंटों में हिजबुल्लाह के मकबूजा शहर सफाद और मकबूजा हाइफा के शुमाल में स्थित ट्रोयट पर भी एक और रॉकेट से हमला किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, जंग से जुड़ी अपनी स्क्रीन पर। इजराइल में फौजियों की कमी हो रही है और ये कहना है इजरायली मीडिया का, जहां इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इजरायली कब्जा फौज ने शदीद मेन पावर की कमी है, जिसमें फौजियों की तादाद में बड़ी कमी दर्ज की गई है।
इजरायली हुकूमत ने हरेदी बिरादरी को फौजी खिदमत से इस्तरान देने की योजना बनाई है, जिसके लिए इजरायली अखबार येद्यूत एहरनोत ने बताया कि मर्द फौजियों की भर्ती में सालाना 1% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती के लिए बाध्य 1/3 मर्दों ने फौजी भर्ती को पूरा नहीं किया है। इनमें से 15% ने खिदमत छोड़ दी है और रिजर्व फॉर्मेशंस में भी शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा मानसिक या तिब्बी वजहों से फौजी खिदमत में इस्तरान पाने वालों की तादाद 4% से बढ़कर 8% हो गई है, जो सबसे आम इस्तराना की वजह बन चुकी है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक इजरायली फौज ने 18,000 रिजर्व फौजी और 20,000 जंग की इमदादी अमला है, जो रिजर्व फौज का हिस्सा है लेकिन बुलाए जाने पर शामिल नहीं होते हैं, जहां फौजियों की कमी पड़ रही है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली फौज का बड़ा झूठ सामने आया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली नेसेट के रुकन यित्ज़हाक क्रोइजर, जो अल्जोमा यहूदी पार्टी को एक्टिव रिजर्व सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस तस्वीर के सामने आने के बाद की गई है जिसमें वे कुछ फौजियों के साथ मकबूजा शुमाली लेबनान में एक मकान में नजर आए और बैकग्राउंड में ऑफिस ऑफ MK क्रोइजर लिखा ग्राफिट किया गया उसे। इजरायली कब्जा फौज ने क्रोइजर को उनके रोल से हटाकर एक रिजर्व यूनिट में तब्दील कर दिया, जो सरकारी ओहदेदारों के लिए मखसूस है, जिससे उनकी मौजूदा रिजर्व सर्विसेज खत्म हो चुकी है। इजरायली मीडिया ने यह खासतौर पर बताया कि इजरायली फौज ने कहा है कि केनेसेट के अरकान को सिर्फ खास हालत में रिजर्व ड्यूटी अदा करने की इजाजत है और क्रोइजर की दरख्वास्त पर इजाजत दी गई है। लेबनान पर जारी जंग के बीच अपने इमेज को साफ करने की कोशिश में इजरायली फौज ने कहा कि ये ग्राफिटी और तस्वीर का फैलना मैदान जंग में किसी ऑपरेशनल जरूरत को पूरा नहीं करता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए किया गया कि भैया हमने फोटो को एडिट कर दिया और बता दिया लेबनान कब्जा हो गया, और फिर चिल्लाना शुरू, भाई कब्जा हो गया, लेबनान कब्जा हो गया। इस वाक़े की तहकीकात की गई और फैसला किया गया कि इस शख्स की रिजर्व सर्विसेज को खत्म किया जाए। वहीं आप जंग से जुड़ी 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली बेस पर हमले जारी हैं। लेबनानी मज़ाहमत तहरीक हिजबुल्लाह ने मकबूजा शुमाली फ़लस्तीन में 4 इजरायली आबादियों और एक फौजी अड्डे को रॉकेट से निशाना बनाया है। सोमवार की सुबह जारी बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने एलेट हशहर आबादी पर रॉकेट्स की बारिश की है। इसके तुरंत बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन ने शौल हज़ौर और डॉल्टन की आबादियों को भी निशाना बनाया है। और तहरीक ने यह खासतौर पर बताया इसके अलावा कि इस तहरीक ने इजराइल के मेरॉन बेस पर भी मौजूदा हवाई निगरानी यूनिट पर रॉकेट से हमला किया है। और हिजबुल्लाह के मुताबिक ये कार्रवाई गजा के फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में और लेबनान और उसके अवाम की दिफा में की गई कार्रवाई है, जो रुकने वाली हरगिज़ नहीं है। अगर हाल के हफ्तों में इजरायली निजाम ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसके जवाब में लेबनानी मज़म्मत के जंगजू सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान 8 अक्टूबर से लगातार जंग जारी है, जो गजा में इजरायली निजाम द्वारा शुरू की गई नरसंहार जैसे जंग के अगले दिन में शुरू हुई थी। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बीच लेबनान का बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान की वजारत सेहत ने एक बयान में यह ऐलान किया कि लेबनानी सरकारी अस्पताल को इजरायली फिजाई हमलों में संगीन नुकसान पहुंचा है। ये हमले अस्पताल के पास के इलाकों को निशाना बनाते हुए, जिससे अस्पताल के अंदर 7 अफराद और बाहर 3 लोग जख्मी हो गए। वजारत ने साफ तौर पर बताया कि अस्पताल की हालत का मुकम्मल जायजा लेगी ताकि यह फैसला किया जा सके कि अस्पताल को जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, और यह फैसला अमला की सलामती को तरजीह देते हुए किया जाएगा।
इसी तरह बालबेग सरकारी अस्पताल को भी माली नुकसान पहुंचा है। वजारत ने इमरजेंसी अमले और हेल्थ केयर स्टाफ की बेपनाह वफादारी पर रोशनी डाली, जो 24 घंटे बिना रुके जख्मियों का इलाज करने में लगे हुए हैं। बयान के आखिर में वजारत ने इजराइल की इंसानी हुकूक के कानून की खुली खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत की है, जो लगातार मेडिकल इदारों की हिफाजत करते हैं, और इस तरह की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर दोस्त देख रहे हैं। जंग से जुड़ी इजराइल का यूएन को खत। इजरायली कब्जा वजारत खारिजा ने यूएन जनरल असेंबली से रुद्र सद्र फिल्मोन यांग के एक खत भेजते हुए यूनाइटेड नेशंस को आगाह किया कि इजराइल ने यूएन को जारी किए गए उस दरख्वास्त को वापस लेने का फैसला किया है। जैसा कि इजराइल और यूएनओ के बीच तारीख 14 जून 1967 को हुए नोट्स के तबादले में यूनाइटेड नेशनल रिलीफ और वर्कर्स एजेंसी की मशरिकी करीब में फलस्तीनी पनाहगुजानी के लिए चलने वाली कार्रवाइयों के बारे में इत्तफाक की तज़किरा हुआ था। कब्जा वजारत ने इशारा किया कि यह कानून 3 महीने बाद नाफिज हो जाएगा, और कहा कि इस दौरान इसके बाद भी इजराइल आलमी शरकाओं के साथ काम जारी रखेगा, जिनमें दिगर यूनाइटेड नेशंस एजेंसियां शामिल हैं। यह दावा करते हुए कि वो गजा में आम शहरियों तक इंसानी इमदाद पहुंचने को आसान बनाएगा। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतारेस ने आगाह किया था कि यूएनओ पर पाबंदियां लगाने से मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में फलस्तीनी पनाहगुजानी के लिए खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं, जो बिल्कुल भी कबूल नहीं किए जाएंगे। इसी तरह यूएनओ के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजारिनी ने कहा कि कोई मुनासिब विकल्प ना होने की सूरत में यूएनओ को खत्म करने की आने वाले वक्त में फलस्तीनी बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया जाएगा। जो कि तस्वीर जंग से जुड़ी आपके सामने आई। तो नाजरीन, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने मिडल ईस्ट के ताज़ा हालात पर हमारी पेशकश से जानकारी हासिल की होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की हकीकत पर आधारित खबरें लेकर हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई अपडेट तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका मेजबान नदीम अकरम इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।